अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आप आज इस वीडियो में टेंसेस के बारे में सीखेंगे। तो टेंसेस यानी ज़माने इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही अहम जुज़्व है जिसका नाम है टेंसेस। तो सबसे पहला टेंस है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस फ़ेल हाल या ज़मानाए हाल। तो इसका सबसे पहला पार्ट है प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस, फ़ेल हाल मुतलक। इसकी हम पहले डेफिनेशन यानी तारीफ़ कर लेते हैं। किसी काम का करना होना मौजूदा ज़माने में पाया जाए तो उसे कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस को इंग्लिश में हम किस तरह बयान करेंगे? द वर्क दैट डन इन प्रेजेंट, किसी काम का करना हाल ज़माने में अगर पाया जाए तो उसे कहते हैं प्रेजेंट टेंस, फ़ेल हाल मुतलक, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। तो इसकी कुछ मिसालें हैं। मिसाल हम बयान करते हैं। मैं मेहनत करता हूँ, हम आम खाते हैं। आई वर्क हार्ड, मैं मेहनत करता हूँ। वी ईट मैंगोज़, हम आम खाते हैं। उर्दू में इसकी पहचान यानी इलामात क्या हैं? फ़िक्रे के आखिर में जो है कौन सी हैं? ता आता है, ते हैं, ता हूँ वगैरह आता है फ़िक्रे के आखिर में। ये आप लोगों ने पहचान इसकी लाजमी याद करनी है। ता है, ते हैं, ता हूँ। इसके बाद जुमला बनाने का तरीका यानी फार्मूला क्या है? तो हम बयान करते हैं। सादा जुमला है सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस हम बनाने का तरीका है एस जमा वी जमा ओ, यानी सब्जेक्ट एस मतलब सब्जेक्ट, वी मतलब वर्ब और ऑब्जेक्ट ओ मतलब ऑब्जेक्ट। यानी एस मतलब सब्जेक्ट, उर्दू में हम इसको फ़ाइल कहते हैं यानी काम करने वाला। वी मतलब वर्ब यानी फ़ेल, जो काम है उसको हम वी से ज़ाहिर करते हैं। इसके अलावा ओ मतलब ऑब्जेक्ट, उर्दू में इसको हम मफ़ूल कहते हैं। जिस पर काम हो रहा हो उसको कहते हैं ऑब्जेक्ट या मफ़ूल। मिसाल के तौर पर आई वर्क हार्ड, मैं मेहनत करता हूँ। आई मतलब इसका मतलब है कि मैं, आई काम करने वाला, मैं सब्जेक्ट है, एस है फ़ाइल। इसके अलावा वर्क यानी काम करना, वर्क वर्ब है यानी फ़ेल है। इसके अलावा हार्ड यानी मेहनत, सख्त मेहनत, ऑब्जेक्ट है क्योंकि मेहनत पर काम हो रहा है। इसी तरह मिसाल के तौर पर वी, पीछे हम चले जाते हैं। वी ईट मैंगोज़, हम आम खाते हैं। वी यहाँ पर जो है एस यानी सब्जेक्ट का काम कर रहा है। ईट खाना, यहाँ पर काम कर रहा है वर्ब का। इसके अलावा मैंगोज़ आम यानी आमों पर काम हो रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट यानी मफ़ूल का काम कर रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ आ गया होगा। इसके अलावा यहाँ आ जाते हैं फ़ेल की हालत, फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी जहाँ जो है फ़ेल की हमेशा पहली ही फॉर्म इस्तेमाल होगी पूरे टेंस के अंदर। प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस के अंदर फ़ेल की वर्ब की पहली फॉर्म हालत इस्तेमाल होगी। तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब्स यानी इमदादी फ़ेल कौन से होंगे? इमदादी फ़ेल यहाँ पर दो होंगे। इमदादी फ़ेल दो हैं, वन डू और डज़, यानी डू और डज़। डू कहाँ लगेगा और डज़ कहाँ लगेगा ये भी आपको मैं यहाँ से बताता चलूँ। डू जो है डू आई वुई यू दे और प्लूरल यानी जमा के साथ डू का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होगा? जहाँ आई आ जाएगा, वुई आ जाएगा, यू दे और प्लूरल या कोई जमा का सीगा आ जाएगा। इसके अलावा डज़ का इस्तेमाल वहाँ होगा जहाँ ही शी इट या सिंगुलर यानी कोई वाहिद फ़ाइल होगा, जैसे कोई नाम, एक नाम होता है। तो हम अब जुमले बनाने चलते हैं। सिंपल सेंटेंस यानी सादा जुमले हैं, इनको बनाने का तरीक़ाकार क्या है? इसका मैंने फार्मूला लिख दिया है। एस मतलब पहले आएगा, एस मतलब इस यहाँ पर आएगा फ़ाइल, काम करने वाला। इसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यानी वर्ब की फ़ेल की पहली हालत आएगी। इसके बाद ऑब्जेक्ट। मिसाल के तौर पर हम यहाँ कुछ मिसालों से समझते हैं। वो बात करती है,
شی ٹاکس، یہاں ایس کم لگے گا جب یہاں وہ بات کرتی ہے، یہاں وہ شی یہاں پر آئے گی، یعنی مطلب سنگولر ہے، یہاں پر سنگولر واحد کا صیغہ ہے۔ یہاں وہ ایک اکیلی عورت ہے، یعنی واحد ہے تو ایس لگے گا یہاں پر۔ دوسری مثال سمجھتے ہیں، بارش ہوتی ہے، بارش یعنی سنگولر ہے، یعنی واحد ہے۔ اٹ رینز، آخر میں ایس ضرور لگانا ہے۔ اس کے بعد تیسری مثال ہے، احمد سکول جاتا ہے۔ احمد اکیلا ہے، یعنی سنگولر ہے، واحد ہے، تو یہاں احمد گوز، ای ایس کا اضافہ کریں گے ہم، ای ایس ٹو، احمد گوز ٹو سکول۔ تو آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ اگر واحد ہو، یعنی آپ نے جہاں سیکھا تھا ڈز یعنی ای ایس کا اضافہ وہاں کریں گے جہاں ہی، شی، اٹ اور یا سنگولر کوئی سبجیکٹ ہوگا۔ تو اس طرح جب یہ وہ بات کرتے ہیں، نیچے آ جاتے ہیں، وہ بات کرتے ہیں، دے ٹاک، یہاں ایس کا اضافہ، دے ٹاک یہاں ایس کا اضافہ نہیں ہوا کیونکہ وہ بات کرتے ہیں پلورل یعنی جمع کا صیغہ ہے یہاں پر وہ۔ اس کے علاوہ یہاں احمد، دوسری مثال سے سمجھتے ہیں، احمد اور فراز سکول جاتے ہیں، تو یہاں احمد اینڈ فراز گو ٹو سکول، یہاں پر بھی ایس نہیں لگا، کیوں؟ یہاں پر ایس اس لیے نہیں لگا کہ احمد اور فراز جمع کے معنوں میں آ چکے ہیں، احمد اور فراز دو ہیں، یعنی جمع آ چکے ہیں۔ جہاں اگر صرف احمد ہوتا، احمد سکول جاتا ہے، تو احمد گوز ٹو سکول ہم یہاں کرتے۔ تو امید ہے یہ بھی آپ کو سمجھ آ چکا ہوگا۔ تو اب ہم نیگیٹو سینٹنسز یعنی منفی جملے سیکھتے ہیں۔ تو یہاں اس کی میں نے حالت جو ہے بیان کر رکھی ہے۔ پہلے سبجیکٹ آئے گا، فائل، اس کے بعد ڈو ناٹ آئے گا یا ڈز ناٹ آئے گا، اس کے بعد فرسٹ فارم آف ورب آئے گی، اس کے بعد آبجیکٹ یہاں آئے گا۔ یہاں ڈو ناٹ اور ڈز ناٹ کا استعمال آپ کو سمجھ میں تھوڑا سا سمجھاتا ہوں۔ جہاں واحد ہوگا وہاں پر آئے گا ڈز ناٹ، واحد ہوگا سبجیکٹ، اگر واحد ہوگا تو ڈز ناٹ آئے گا۔ اگر جو ہے جہاں میں پیچھے آپ کو دکھاتا ہوں، جہاں ہم نے جیسے کیا تھا ڈو کے ساتھ آئی، وہ، یو، دے کے ساتھ جو ہے ہم نے ای ایس کا اضافہ نہیں کیا تھا، اسی طرح بالکل اسی طرح یہاں پر بھی آپ لوگوں نے ڈو ناٹ اور ڈز ناٹ کا استعمال کرنا ہے۔ تو یہاں سب سے بڑی بات، نیگیٹو منفی جملوں میں نہیں کا استعمال بہت ضروری ہے، ہر جگہ نہیں کا استعمال آئے گا۔ اس کے علاوہ مثالوں سے سمجھتے ہیں، میں جاتا ہوں، آئی گو ٹو، یہ سمپل سینٹنس ہے، سادہ جملہ ہے، میں جاتا ہوں۔ اس کے علاوہ منفی جملہ ہم تبدیل کریں گے تو میں نہیں جاتا ہوں، میں نہیں جاتا ہوں۔ اس کے علاوہ اس کا کیسے بنائیں گے، آئی ڈو ناٹ گو، یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آئی، وی اور دے اور پلورل کے ساتھ ہم نے ای ایس کا اضافہ نہیں کرنا، ڈو صرف لگانا ہے۔ میں سکول میں نہیں جاتا ہوں، آئی ڈو ناٹ گو، ہم نہیں جاتے ہیں، تو یہاں وی جو ہے جمع کا صیغہ ہے تو ہم ڈو ہی لکھیں گے، نہ کہ ای ایس کا اضافہ کریں گے۔ وی ڈو ناٹ گو، ہم نہیں جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ سنگولر کے ساتھ ہم کیسے بیہیو کرتے ہیں، یہاں وہ جاتا ہے، ہی گوز ٹو، یعنی ایک سمپل سینٹنس ہے۔ اس کے علاوہ ہم اس کا نیگیٹو سینٹنس بنائیں گے تو وہ نہیں جاتا ہے، ہی ڈز ناٹ گو۔ اب یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ آپ ہی ڈز ناٹ گو، ہم نے ای ایس کا اضافہ اس لیے کیا کہ ہی یعنی وہ سنگولر ہے، سنگولر فاعل ہے، تو ناٹ گو یہاں ہم یہ ورب جینیون ورب کے ساتھ ای ایس کا اضافہ نہیں کریں گے، بلکہ امدادی فعل جو کہ ہیلپنگ ورب ہے اس کے ساتھ ای ایس کا اضافہ کریں گے۔ جہاں آپ دیکھ سکتے ہیں دوسری مثال میں، فراز نہیں کھیلتا ہے، فراز ڈز ناٹ پلے، تو یہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں فراز سنگولر ہے، اکیلا ہے، تو ہم نے یہاں پر ڈز ناٹ ای ایس کا اضافہ کر رکھا ہے، اور پلے کے ساتھ ہم نے ای ایس کا اضافہ نہیں کیا یا ایس کا اضافہ نہیں کیا، کیونکہ ہم نے امدادی فعل کے ساتھ ای ایس یا ایس کا اضافہ کرنا ہے، نہ کہ
जेन्युइन वर्ब के साथ। तो अब दूसरे सेंटेंस आ चुके हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, सवालिये जुमले। हम इनको कैसे बयान करते हैं आइए सीखते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं उर्दू की सवालिया फ़िक्रों में सबसे पहले जो है क्या आता है। सवालिया फ़िक्रात में डू या डज़ को फ़ाइल एस से पहले लगाया जाता है और आखिर में निशान लगाया जाता है, सवालिया निशान। इसको बनाने का तरीका है, पहले हम डू या डज़ लगाते हैं, इसके बाद एस मतलब फ़ाइल लगाते हैं, इसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, इसके बाद ऑब्जेक्ट लगाते हैं। तो यहाँ कुछ फ़िक्रों से हम जानने की कोशिश करते हैं। क्या वो जाता है, क्या वो जाता है, क्या वो जाता है, क्या वो जाता है। तो हम इसके हिसाब से यहाँ बनावट के हिसाब से जो है यहाँ इस जुमले को मुकम्मल करेंगे। क्या वो जाता है, वो जाता यानी सिंगुलर है, यानी वाहिद है, वो जो है वाहिद है, तो यहाँ हम डज़ लगाएंगे। इसके बाद सब्जेक्ट यानी ही आएगा, इसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यानी जाने की अंग्रेज़ी है गो, तो यहाँ और इसके बाद ऑब्जेक्ट यहाँ नहीं है तो हम सवालिया निशान लगा देंगे। क्या फराज पढ़ता है, यहाँ क्या की अंग्रेज़ी हम कर देंगे डज़, यानी फराज वाहिद है तो हम यहाँ कर देंगे डज़। इसके बाद फराज आ जाएगा, रीड अंग्रेज़ी पढ़ना की होती है रीड, तो इसके बाद सवालिया निशान, क्या फराज पढ़ता है, डज़ फराज रीड। तो इसके बाद यहाँ आ जाते हैं, क्या वो जाते हैं, क्या वो जाते हैं, वो जाते हैं, तो इसका मतलब है कि जमा की बात हो रही है, वो बहुत से लोग हैं। क्या वो जाते हैं तो जमा में लगता है डू, अगर यहाँ वो जाता होता तो यहाँ डज़ लगता, ना कि डू लगता। यहाँ पर इसके डू दे वो जाते हैं तो उनकी अंग्रेज़ी दे, जाने की अंग्रेज़ी को, तो सवालिया निशान। क्या वो पढ़ते हैं, क्या वो पढ़ते हैं, यानी जमा की बात हो रही है, जमा की बात हो रही है तो वहाँ हम लगाएंगे डू दे रीड, क्या वो पढ़ते हैं। तो आखिर में ये नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव सेंटेंस हैं, मनफी सवालिया जुमले हैं। इनको बनाने का तरीक़ाकार भी हम बताते चलें। डज़ या डू लगाएंगे जो वाहिद या प्लूरल के हिसाब से, जमा और वाहिद के हिसाब से यहाँ हम डू या डज़ लगाएंगे। इसके बाद सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के हिसाब से डू या डज़ लगाएंगे। अगर सब्जेक्ट यहाँ पर वाहिद होगा तो डज़ लगाएंगे, अगर जमा का होगा सब्जेक्ट तो हम डू लगाएंगे। इसके बाद नॉट लगाएंगे, इसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यानी फेल की पहली हालत लगाएंगे, इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, इसके बाद सवालिया निशान। क्या वो नहीं खेलती है, क्या वो नहीं खेलती है, यानी हम वाहिद की बात कर रहे हैं, जहाँ सब्जेक्ट जो है वाहिद है तो हम डज़ लगाएंगे। इसके हिसाब से देख सकते हैं आप डज़ लगाएंगे। शी वो उसकी अंग्रेज़ी होती है शी, इसके बाद शी आ गया, इसके बाद नॉट, यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब खेलने की अंग्रेज़ी होती है प्ले, डज़ शी नॉट प्ले, इसके बाद सवालिया निशान। इसके बाद क्या वो किताब नहीं पढ़ता है, क्या वो किताब नहीं पढ़ता है, यहाँ पर वो जो है सिंगुलर है तो यहाँ आएगी डज़, यहाँ पर डज़ ही नॉट रीड द बुक, आखिर में बुक जो है ऑब्जेक्ट का हम कर रही है। यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। क्या असलम खाना नहीं खाता, क्या असलम, क्या की जगह हम असलम के मुताबिक यहाँ पर क्या की अंग्रेज़ी करेंगे। असलम वाहिद है तो यहाँ आ जाएगा डज़, अगर असलम और बहुत से लोग होते तो यहाँ आता डू। तो डज़ असलम नॉट टेक फूड, क्या असलम खाना नहीं लेता। इसके अलावा क्या वो नहीं खेलते हैं, क्या वो नहीं खेलते हैं, तो यहाँ आप देख सकते हैं खेलते हैं, इसका मतलब है कि वो बहुत ज़्यादा हैं, तो हम क्या की अंग्रेज़ी यहाँ करेंगे डू। इसके अलावा दे नॉट प्ले, क्या वो नहीं खेलते हैं। क्या वो किताब नहीं पढ़ते हैं, यहाँ पर अंग्रेज़ी बहुत से लोग हैं तो क्या वो किताब नहीं पढ़ते हैं, तो हम क्या की वो के मुताबिक करेंगे अंग्रेज़ी डू, क्योंकि वो बहुत से हैं, अगर वाहिद होते तो यहाँ डज़ लगता। इसके बाद फ़ाइल आ जाएगा,
اس کے بعد ناٹ آ جائے گا، اس کے بعد فعل آ جائے گا، پڑھنے کی انگریزی ہوتی ہے ریڈ، اور کتاب یہاں مفعول بک. ڈو دے ناٹ ریڈ دی بک. تو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، تو نیکسٹ ویڈیو کا انتظار کریں پلیز، تو وہ بھی ویڈیو آپ کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوگی.